पाकिस्तान में कल्चर ही नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उनसे पूछेंगे भाई इस इशू की क्या डिटेल्स हैं, क्या नुआंसेस हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है। एक नैरेटिव बन जाता है और वो फिर रिपीट होता रहता है हर चैनल पे, और फिर लोग भी ऑनलाइन आकर वही बातें करना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर हसन अब्बास ने ये सारा का सारा डैम नैरेटिव जो है वो इविसरेट कर दिया शाहजेब खानज़ादा के शो में, सिर्फ एक 10 मिनट के सेगमेंट में। डॉक्टर हसन अब्बास, जिनकी पीएचडी वाटर रिसोर्सेज और हाइड्रोलॉजी में है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई आप डैम बनाई जाएंगे, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। इंडिया में भी तो डैम्स बने हुए हैं ना, वहाँ के ऊपर फ्लड आया, अगर डैम्स फ्लड रोकते हैं, ये इंडिया के डैम्स का छोड़ा हुआ ही पानी है जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लडिंग हो रही है। तो जो ये डैम करते रहते हैं, प्लीज़ एक सब्जेक्ट को देखा करें, समझा करें, फिर उस पर कोई राय कायम किया करें। टीवी पर किसी को बोलते हुए देखकर वही चीज़ पैरट ना करें, खुदा का वास्ता है। पीएचडीज को सुने, एक्सपर्ट्स को सुने, उनके लिखे हुए पेपर्स पढ़ें, उनके लिखे हुए आर्टिकल्स पढ़ें। हमने तो ये नहीं करना। हुआ क्या? हुआ ये, पार्क व्यू सिटी डूबी। शोर क्यों मच रहा है? क्योंकि अमीरों की मिडिल क्लास सोसाइटी है इसलिए डूबी है। गाँव वाँव डूबते हैं वो इतना शोर नहीं मचता। आई नो कराची के कॉन्टेक्स्ट में जब मैं ये बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं कुछ कराची के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ कि भाई गिलगित पे 400 लोग मर जाते हैं, वहाँ फोकस नहीं होता। कराची में नॉन स्टॉप कवरेज होती है, बट दिस इज़ नॉट एन एंटी कराची स्टेटमेंट, दिस इज़ एन एंटी एलीट स्टेटमेंट। इसी तरह लाहौर में अगर एक अर्बन हाउसिंग सोसाइटी जहाँ मिडिल क्लास लोग रहते हैं, जिनके पास फ़ोन्स हैं, जिनके पास कैमरास हैं, वो डूबती है तो बहुत ज़्यादा शोर मचता है कंपेयर टू अगर गांव डूबे, कंपेयर टू अगर खैबर पख्तूनख्वा डूबे। तो इधर जो है ये लोग मीडिया कंट्रोल करते हैं, इनकी आवाज़ मैटर करती है। तो भाई जब शोर मच रहा है कि पार्क व्यू सोसाइटी डूब गई, अब पार्क व्यू सोसाइटी रूडा के अंडर, उसको परमिशन मिली, पहले इमरान खान पीटीआई ने वो शुरू की, फिर मरियम नवाज़ पीएमएलएन ने वो ओन कर ली, अलीम खान जो पहले मुशर्रफ के साथ थे, फिर इमरान खान के साथ थे, फिर अब पीएमएलएन के साथ हैं। इस्टेब्लिशमेंट जहाँ हो वहाँ अलीम खान होती है। तो आपको फाइनेंशियल एलीट मिल गई अलीम खान में, आपको इस्टेब्लिशमेंट मिल गई, आपको दो बड़ी पार्टीज़ मिल गई, पीएमएलएन, पीटीआई। तो सब ने मिलकर सोसाइटी डुबवाई, लोगों का पैसा डुबवाया। तो जाहिर सी बात है गालियाँ किसको पड़नी चाहिए इसमें? सिंधियों को। इस तरह पॉलिटिकल नैरेटिव्स कंट्रोल किए जाते हैं कि आप ये ना देखें कि इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल एलीट और हमारी एलीट पॉलिटिकल पार्टीज़, ये पंजाब में है तो पीटीआई पीएमएलएन है, सिंध में होता तो पीपीपी होती, वो भी उतनी ही एलीट पार्टी है, बहरिया टाउन में वो यही कर रही है। ये लोग मिलकर हमें तबाह कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं। पर पॉलिटिकल नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए कि भाई इनकी गलती थोड़ी है, आपको एक ईजी विक्टिम दे दिया जाता है, आपको एक एनिमी दे दिया जाता है कि यार इसको गालियां देना शुरू कर दो, हमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और नैरेटिव क्या बन जाएगा? काला बाग डैम बन जाता ना तो ये नहीं होता। अब कोई गूगल भी नहीं कर रहा, कोई बेसिक ज्योग्राफी भी नहीं देख रहा कि सर काला बाग डैम तो नॉर्थ ऑफ मियाँ वाली है, काला बाग डैम तो बन रहा है रिवर इंडस पे। तो जो डैम यहाँ बन रहा है वो जब यहाँ से पानी आ रहा है वो इसको कैसे सक कर लेगा? इवन इस्लामाबाद में जब बारिश हुई लोगों ने बोला कि काला बाग होता तो ये नहीं। भाई क्या क्या करेगा काला बाग? कोई जीनी है काला बाग, कोई जादूगर है काला बाग, जकूटा है काला बाग। फ्लड्स जो आए हैं वो आए हैं आपके ईस्टर्न रिवर्स में, आपके सुतलज में, आपके रावी में, आपके चेनाब में। कहाँ से काला बाग कुछ भी कर लेता है इस चीज़ पे। अगर आप भी थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्यों बार बार लोगों को ये काला बाग की चुल उठती है, आई थिंक अ वेरी सिंपलिस्टिक टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल गिव, विच माइट ऑल्सो बी ट्रू कि यार मेगा प्रोजेक्ट्स मीन मेगा किकबैक्स, उसमें करप्शन होगी, ये होगी, ये हो सकता है। मेरे पास उसका कोई एविडेंस नहीं है। मैं सिर्फ अच्छी नीयत से भी अगर सोचूं, आई थिंक हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी सुई फंस जाती है अक्सर चीज़ों के ऊपर। अगर कोई उनको जाकर सक्सेसफुली कन्विंस कर ले कि ये चीज़ जो है ये चीज़ सही है, यही चीज़ सलूशन है, और वो कन्विंस हो जाए। देखें हमारी इस्टेब्लिशमेंट हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट्स नहीं है, वो कोई वाटर रिसोर्सेज एक्सपर्ट्स नहीं है। किसी ने जाके उनको कन्विंस कर दिया है कि पाकिस्तान की जो बका है, पाकिस्तान की जो सालमियत है वो मेगा डैम्स में ही है। तो उनकी सुई मेगा डैम्स पर ही फंसी हुई है और उन्होंने उसको अपना एजेंडा बना दिया है। इसलिए दे इंश्योर के काला बाग
और इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये टॉप ऑफ द माइंड रहें, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशनली वो रिजेक्ट हो चुके हैं, वो बार बार क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है बनाना है। देखें जब मिलिट्री लीडरशिप होती है ना, वो प्रोज कॉन्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉज ये चीज़ें नहीं देखती। देर लाइक ये हमारा एनिमी है, इसको अटैक करना है और हमने ये फोर्ट काबू कर लेनी है। तो वो प्रोजेक्ट्स को भी इसी तरह देखती है। और अनफॉर्चुनेटली वेदर इट इज़ कालाबाग डैम, वेदर इट इज़ द कनाल्स, वो सुई फंस चुकी है और वो उसको उसी तरह डील कर रहे हैं जिस तरह वो एक एनिमी को अटैक करते हुए या फोर्ट को कॉन्कर करते हुए स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अभी अगर आप देखें अली अमीन गंडापुर बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े शोर से कालाबाग के फेवर में आए हैं। मुझे किसी पीटीआई सपोर्टर को अब बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब अली अमीन गंडापुर को बुरा बोलता था आप मुझे गालियां देते थे। अब जो गालियां पीटीआई वाले अली अमीन गंडापुर को देते हैं मैं तो खुद शर्मा जाता हूं कि यार इतना भी बुरा आदमी नहीं है वो। सबको पता है अली अमीन गंडापुर किसका बंदा है। अली अमीन गंडापुर खुलकर आ चुके हैं कालाबाग के फेवर में। इंटरेस्टिंगली इमरान खान ने पहले बोला था कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा जब तक सिंध उसको अप्रूवल नहीं देगा। मरियम नवाज़ पीएमएलएन के लोग सजेस्ट कर रहे हैं, जबकि इंटरेस्टिंगली वंस अगेन नवाज़ शरीफ भी बोल चुके हैं, नॉट द इमरान खान फेज़ 90s वाला नवाज़ शरीफ, द पॉलिटिशियन नवाज़ शरीफ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक अलग नवाज़ शरीफ हमें नज़र आए थे। उन्होंने भी बोला था कि भाई जब तक कंसेंसस नहीं होगा नहीं बनेगा, बट दिस डिस्कशन कीप्स कमिंग अप। तो मैंने भी यूट्यूब किया चेक करने के लिए कि भाई कालाबाग डैम पे ज़रूर कोई प्रोज एंड कॉन्स टाइप कोई एक पढ़ी लिखी वीडियो, कोई एक डीप एनालिसिस हुआ होगा, नहीं मिला, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी। कालाबाग डैम को ऑनेस्टली वैसे समझने के लिए पहले तो आपको हिस्टोरिकली समझना पड़ेगा सिंध और पंजाब के पानी के क्या क्या इश्यूज़ रहे हैं। अब नुकसान ये है इस पूरी डिटेल में जाने का या आपको समझाने का कि a lot of people are incapable of listening to anything beyond their own bias. अब मैं अगर आपको बता दूंगा जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए हुए हैं व्हेन इट कम्स टू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टू सिंध, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप डेटा नहीं देखेंगे, आप बोलेंगे ये सिंधी है इसलिए ये बोल रहा है। तो टू ओवरकम दैट आज थोड़ी हम गंगा उल्टी बहाते हैं और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देने से पहले स्पेसिफिकली कालाबाग डैम जो है ना उसको देख लेते हैं, डेटा देखते हैं, फिगर्स देखते हैं, ताकि ये एथनिक बायस और ये जो सारी नॉनसेंस डिस्कशन में रिड्यूस हो जाता है ना कि आप ये नहीं देखते कि क्या कह रहा है, आप ये देखते हैं कि कौन कह रहा है। वो बातें होपफुली फॉर अ लॉट ऑफ यू ना हो। कालाबाग डैम है क्या? कालाबाग डैम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसका डिस्कशन 1950s से चल रहा है। ज़िया-उल हक ने उसको काफ़ी पुट फॉरवर्ड किया, फिर 90s में, फिर मुशर्रफ, वो तो बिल्कुल ही चाहते थे कि बन जाए। अब देख रहे हैं किस तरह इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोजेक्ट होना, तो वो फिर फ्रॉम ज़िया टू मुशर्रफ वो दे ट्राई एंड कीप बिल्डिंग है। अच्छा, 3 सूबों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आई नो सारी गालियाँ सिंध को पड़ती हैं, बट खैबर पख्तूनख्वा ने भी रिजेक्ट किया, बलूचिस्तान ने भी रिजेक्ट किया। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर तो हम कहते हैं पाकिस्तान एक फेडरेशन है, यहीं पे कालाबाग को दफन हो जाना चाहिए था। अगर तो 3 सूबे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, मामला ख़त्म। मतलब पाकिस्तान कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना, पाकिस्तान का एक सूबा बाकी सूबे को एज कॉलोनीज ट्रीट करता है। पाकिस्तान में एक मसला रहा है कि जो हमारा सेंटर है वो पेरिफेरीज को कंट्रोल करता है, एक्सट्रैक्ट करता है रिसोर्सेज। मेरी बड़ी वीडियोस हैं इसके ऊपर कि सेंटर ने किस तरह एक्सट्रैक्टिव मॉडल यूज़ किया है, किस तरह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं की है। वो एक बहुत लंबा डिस्कशन है, हम सिर्फ आज कालाबाग डैम पर फोकस रखते हैं। जो चीज़ आपके जहन में कॉन्स्टिट्यूशन को भी साइड पर रख देती है, लॉ को भी साइड पर रख देती है, प्रोविंशियल असेंबलीज़ को भी साइड पर रख देती है, वो ये एक मैजिकल नोशन है ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अरे भाई, अगर सिंध भी नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, बलूचिस्तान भी नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, खैबर पख्तूनख्वा भी नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, तो भाई पाकिस्तान में नेशनल इंटरेस्ट है क्या? मंजूर पशीर ने अच्छी बात बोली थी कि पाकिस्तान में नेशनल इंटरेस्ट चंद जनरलों का मिजाज है। तो इस्लामाबाद पिंडी में कुछ लोग बैठते हैं एक कमरे में, वो डिसाइड करते हैं नेशनल इंटरेस्ट क्या है। वो चीज़ होती है जो उनके इंटरेस्ट में होती है। तो भाई या तो आप कह दें कि भाई इस कमरे से बाहर नेशन है ही नहीं, नेशनल इंटरेस्ट वो होगा जो ये लोग डिसाइड करेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट है। और ये कॉन्सेप्ट्स और ये आइडियाज़ किस तरह से मैनिपुलेट किए जाते हैं टू मेक यू हेट एनीवन हु इज़ गिविंग एनी अदर ओपिनियन।
It doesn't become an educated discussion. It doesn't become an intellectual discussion. कि भाई these are the pros, these are the cons, these are people for, these are the people against. Let's have that argument, let's have that discussion, let's get subject matter experts. It becomes, this is what needs to be done to save Pakistan, and anybody who tells you otherwise is an anti-national raw agent. हमने इतने लोगों के जहन पागल कर दिए हैं कि उनको हर चीज़ में ना रॉ की या यहूदी साजिश नज़र आनी शुरू हो जाती है. आप नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल यूनिटी, इन कॉन्सेप्ट्स की इलास्टिसिटी इसी तरह देख सकते हैं कि अभी अलीम ख़ान जब फ्लड आ रहा था और पता था पाक व्यू सोसाइटी को हिट करने वाला है, अलीम ख़ान आए और उन्होंने बोला कि इस वक्त कंट्रोवर्शियल ना करें. उनसे जब सवाल पूछा गया, इस वक्त कंट्रोवर्शियल ना करें, कौम और मुल्क के लिए यूनिटी इस वक्त चाहिए हमें. कंट्रोवर्शियल बातें करने का बाहर खराब आया हुआ है, आपको इस बात की बढ़िया या किसी तरीके से फुलझड़ी छोड़ दिया. बहुत मेहरबानी, शुक्रिया. नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए हमें अलीम खान. लेट्स लुक एट द डेटा. कमीशन ऑन एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी, साउथ एशिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूशन का 1999 का वर्किंग पेपर है बाय शाहीन रफ़ी खान, कॉल्ड द केस अगेंस्ट कालाबाग डैम. ये कहता है कि इस प्रोजेक्ट में गुड गवर्नेंस भी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी. काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसने सूबों की बातें, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बातें नहीं सुनी. वापडा ने झूठ बोला है टू जस्टिफाई दिस प्रोजेक्ट. जहाँ तक चीप एनर्जी की बात है, अक्सर ये बात की जाती है कि भाई ये इतने रुपए में ये एनर्जी बनाएगा. आप पहले तो फैक्टर इन करें कि जो डैम बनाने की कॉस्ट है वो क्या है. अच्छा, पाकिस्तान का बेसिक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस जो है वो क्या है, हमारे पास डॉलर नहीं है. हम जो है अच्छे खासे जो हमारे पैसे हैं वो तो डेट रीसर्विसिंग में चले जाते हैं. तो आप कर्ज लेंगे, कर्ज लेके ये मेगा प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें जो है बिलियंस की रीसेटलमेंट होगी लोगों की. खैबर पख्तूनख्वा वाले लोग पागल नहीं हैं या नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उसने हमेशा कालाबाग डैम को अपोज़ किया है. उसकी वजह ये है कि जो रीसेटलमेंट होगी खैबर पख्तूनख्वा में और जो ख़दशा है, इस पे डिबेट है अच्छी खासी, तो मैं कोई हतमी राय नहीं दे रहा. ख़दशा ये है कि नौशेरा डूब जाएगा. काफ़ी लोग जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वो कहते हैं नहीं, नौशेरा नहीं डूबेगा. रिगार्डलेस ये तो सब तस्लीम करते हैं कि जब भी डैम बनता है कुछ इलाके डूबते हैं, कुछ विलेजेस जो हैं वो तबाह होते हैं. हम तरबेला की बात करें या मंगला की बात करें, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो आज तक कंप्लेन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि उनके लैंड्स उनसे ले लिए गए. दामीर भाषा की अगर आप बात करें, अगेन हम नेशनल इंटरेस्ट पे रहते हैं. गिलगित में वो डैम बन रहा है, गिलगित में महीनों प्रोटेस्ट हुई. वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने उसके ख़िलाफ़ जो महीनों प्रोटेस्ट की, उसको ना कोई नेशनल कवरेज मिली, उनकी ना राय सुनी गई, उनको ना कोई इम्पोर्टेंस दी गई. क्योंकि वो तो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ थे. तो भाई खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी जाहिल हैं, सिंधी भी लोग जाहिल हैं, गिलगित बल्तिस्तान के भी लोग जाहिल हैं. जहाँ तक फ्लड कंट्रोल्स की बात है, इस पेपर में आपके पास सारा डेटा आएगा कि डैम्स बनने से पहले कितने फ्लड्स आते थे, डैम बनने के बाद कितने फ्लड्स आते थे. ये जो एक मिसनोमर है कि फ़्लड कंट्रोल किया जाता है डैम से, वो अगर आप ओवर द ईयर्स डेटा देखें तो डैम्स बनने के बाद भी हमने कोई फ़्लड कंट्रोल नहीं किया है. देखें, जो रिवर सिस्टम्स होते हैं, स्पेशली रिवर सिस्टम एज लार्ज एज द इंडस रिवर सिस्टम, उनके नेचुरल फ्लड मैकेनिज़म्स होते हैं. वो लेक्स हों, वो वेटलैंड्स हों, वो रिवर बेड्स हों, ये एक नेचुरल सिस्टम है. तरबेला, मंगला ये फ्लड नहीं प्रिवेंट कर सकते. अब आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम रिवर का मुंह मोड़ लेंगे, रिवर को जो है इस जगह बंद कर देंगे और फिर साइडों में हाउसिंग सोसाइटीज़ बना देंगे, रूडा बना देंगे. यहाँ से रिवर गुज़रता था, अब रिवर को वहाँ से गुजार के यहाँ शहर बना देंगे. ये स्टूपिडिटीज़ आप करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है ये शहर डूबते रहेंगे. इनफैक्ट जो डिग्रेडेशन होती है इंडस डेल्टा की थ्रू दीज मेगा प्रोजेक्ट्स, उससे नुकसान ही होता है. इवन जो ब्रिटिश कनाल प्रोजेक्ट है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें करते हैं, वॉक्स ने उसका एक ब्रेक डाउन किया है कि किस तरह उसने नेचुरल इकोलॉजी और नेचुरल जो रिवर है हमारा और नेचुरल जो सिस्टम है हमारा वो ख़राब कर दिया है. ये पेपर थ्रू नंबर्स, अगर हम चलें इकोनॉमिक फ़ायदे की बात करें, वो आर्ग्यू करता है कि आप डीसिल्ट अगर कर दें तरबेला को तो उतना ही फ़ायदा हो जाएगा ये पूरा कालाबाग डैम बनाने से. हम लोग रेगुलरली डैम जो है उनको डीसिल्ट करना पड़ता है. ये सिंपल सी बात है भाई. एक आप बकेट समझ लें, अब उस बकेट में जो है वो मिट्टी भी आ रही है, रेत भी आ रही है, ग्रेवल भी आ रहा है, कंक्रीट भी आ रहा है, जो जो बहकर आ रहा है ना वो आ रहा है. तो वो नीचे डैम में
डिपॉजिट होता रहता है। तो ये जो ओवर टाइम है वो डैम्स की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तरबेला मंगला का भी यही प्रॉब्लम है। अब उनको डीसिल्ट करने के लिए उनको बंद करना पड़ेगा, बंद करेंगे तो फिर और बहुत सारे मसले हो जाएंगे। डीसिल्ट जो होना चाहिए उनको वो टाइमली तरीके से नहीं होता, तो फिर अब प्रॉब्लम ये होता है कि ए कैपेसिटी कम हो जाती है इन डैम्स की, बी जो आप फ्लड मिटिगेशन चीज़ें जो भी करना चाह रहे हैं वो फिर एक और मसला हो जाता है कि अब तो आपने जो इतना पानी स्टोर करना था अब तो आपने इतना किया है और आपने रिवर का भी थोड़ा सिस्टम बदल दिया है। तो वो जो कोई फिज़िक्स एक्सपर्ट है वो आपको बता देगा कि वो फ़्लो को क्या कहते हैं। आई फॉरगॉट एग्जैक्टली व्हाट दैट कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह से फिर पानी और तेज़ी से फ़्लो करता है जब आप उस पानी को छोड़ते हैं। तो भाई ज़ियाउल हक से लेके नवाज शरीफ जब वो IGI PML इस्टेब्लिशमेंट टाइम में थे, मुशर्रफ, एवरीबडी स्टक ऑन काला बाग। इवन दो ये पेपर आपको डेटा के साथ दिखा रहा है कि फाइनेंशियल, सोशल, इकोनॉमिक हर तरीके से तरबेला को डीसिल्ट करना बेहतर है। 1998 में नवाज शरीफ ने जब बॉम्ब्स फाड़े उसके बाद तो उन्होंने बोल दिया अब मैं एक और बॉम्ब फाड़ूंगा और काला बाग भी बनेगा। भाई उस वक्त उसकी कॉस्ट 7.6 बिलियन थी डॉलर्स, और पाकिस्तान में आपको पता है कि जो कॉस्ट होती है वो नहीं बनती। तो उस वक्त के भी डॉन का अगर आप आर्टिकल देखें तो वो कहते हैं 7.6 बोल रहे हैं, 10 बिलियन डॉलर्स लगेंगे। एक वक्त जब पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगे हुए थे, हमने बॉम्ब फाड़ा हुआ था, US सैंक्शंस लगे हुए थे, तब भी हमने सोचा 10 बिलियन डॉलर्स जो है कर्ज लेकर डैम बनाएंगे। कहाँ से आ रहा है ये पैसा भाई? 1998 में ही डामिर भाषा भी इनॉग्रेट हुआ जो 2029 में आप कह रहे हैं शायद बन जाए। कोई 14 बिलियन डॉलर्स का वो प्रोजेक्ट है, वो भी खुदा जाने कितना बनेगा। जो हमारी प्रोजेक्टेड कॉस्ट होती हैं उससे बहुत ऊपर ही इवेंचुअली जाकर प्रोजेक्ट बनता है, अगर कभी ना कभी बन जाए। तो एक मुल्क जो इस वक्त हम कह रहे थे डिफ़ॉल्ट, दिवालिया, बर्बाद हो जाएगा, IMF की अगर हमें 7 बिलियन डॉलर की ट्रांच ना मिली, जो भी हमें 1-1 बिलियन करके मिली है मर कर, उससे हम लोग मुल्क ख़त्म होने वाला था। वो मुल्क सोच रहा है अच्छा अब हम 14-14 बिलियन डॉलर्स के ना हम लोग लोन्स लेकर इधर उधर से ये बनाएंगे। देखिए ये सारी बातें जो हैं ये डिस्कस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस पेपर में जो लिखा हुआ है वो एक हतमी राय है। आप एक्सपर्ट्स को बुलाएं, इसको डिस्कस करें। हम डिस्कस ही नहीं करते ना, हम इस तरह से हर प्रोजेक्ट पेश करते हैं कि सब ने बोला है इससे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मतलब टूथपेस्ट भी 9 आउट ऑफ 10 डेंटिस्ट कहते हैं, बट काला बाग डैम आप कहते हैं 10 आउट ऑफ 10 एक्सपर्ट्स कहते हैं। ये बिल्कुल झूठ है। जितने दरियाओं में इस वक्त सैलाब आ रहा है, रावी में, सतलुज में, ब्यास में, चनाब में, इन सब के ऊपर डैम बने हुए हैं, जिधर जिधर बन सकते हैं बने हुए हैं, जितने बन सकते हैं बने हुए हैं। तो फिर भी सैलाब क्यों आ रहा है? जहाँ पे नहीं बन सकते वहाँ पे नहीं बन सकते। पंजाब के प्लेन्स में तो डैम नहीं बन सकते, वो तो माउंटेन्स में बनते हैं। इन दरियाओं का जो माउंटेन्स पार्ट है वो इंडिया में और इंडिया ने सब दरियाओं पे डैम बनाए हुए हैं। तो फिर पानी क्यों निकल के आ रहा है? क्यों? वापडा की अपनी रिपोर्ट कहती है कि मंगला और तरबेला फ्लड कंट्रोल के लिए बने ही नहीं हैं। डॉक्टर हसन अब्बास समझाते हैं कि फ्लड कंट्रोल के लिए जो डैम्स बने जाते हैं उनको खाली रखा जाता है कि भाई वहाँ फ्लड आ सके। तरबेला और मंगला इसलिए नहीं है, काला बाग हम इसलिए नहीं बना रहे। ये 2024 का आर्टिकल है जो इस वापडा के असर्शन को कि सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं काला बाग बेस्ट है, उसको रद्द करता है। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो इसी स्टडी में एक्सपर्ट्स का जिक्र किया हुआ है उनमें से 26 डिनाई करते हैं कि ये जो डिज़ाइन है ये बेस्ट है। देखें आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। The above excerpts show that the dam is a very short-lived project due to the rapid silting, like the original Sanmenxia Dam in China that was built with mid-level slicing design and failed within 2 years of its construction due to rapid silting and backwater flooding. फिर लिखा हुआ है The said instructions in the TOR seriously endangered the whole of Peshawar Valley. The proof lies in the fact that the project provided 30 feet high flood protection embankments, now Nowshera town, Nowshera cantonment, Akhora Khatak town and other important towns in the valley. तो ना सिर्फ इरसा बल्कि काला बाग डैम के प्रोजेक्ट कंसल्टेंट जो हैं उन्होंने भी वापडा वाले डिज़ाइन को रिजेक्ट कर दिया था। पर अगेन आपको क्या बताया जाएगा टीवी पे आके कि भाई इससे बेहतर कोई डिज़ाइन ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है। डिज़ाइन पे भी कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। फिर वापडा जो प्रोजेक्ट कर रही है कि इसके अंदर हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो 2400 मेगावाट है, जबकि एक्चुअली इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 350 मेगावाट बनेगी। हमने नसीर मेमन के साथ जो पॉडकास्ट की हैं या उनके जो डॉन में आर्टिकल्स आते हैं उसमें जो सतलुज है या उस पर जो कनाल्स हैं उस पर भी यही हुआ है
झूठे फिगर्स के ऊपर कि आपने जो कैलकुलेशंस किए हैं वो फ्लड सीज़न में की हैं, और फिर आपने बोला है कि अच्छा सिर्फ फ्लड सीज़न में कनाल चलेगा, फिर आप उसको ऑल ईयर ऑपरेट कराना चाहते हैं। तो इरसा से जो आपने अप्रूवल लिया था इवन इन दिस चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट या द 6 कनाल प्रोजेक्ट, वो फ्रॉडुलेंट डेटा पे लिया था। अब काला बाग के भी खोल कर हम अगर जब चीज़ें देख रहे हैं तो वो वापडा हो या वो उसके अपने रिपोर्ट्स हों, वो गलत डेटा के ऊपर आपको फीजिबिलिटी बना कर दे रही है। तो ये तो सारी बातें थी स्पेसिफिक टू द काला बाग डैम। अब मुल्क के भी कॉन्टेक्स्ट में देखें ना कि भाई ये कंटेंशस अगर हो रहा है तो किसी को गाली देने से पहले ज़रा समझने की तो कोशिश करें कि मसला क्या है। ये जो एक नस्ली बुनियादों पर नफ़रतें हमने लोगों के जहन में डाली हुई है ना कि तो नस्ल ही बुरी है, ये तो लोग ही बुरे हैं, ये तो हमेशा से एंटी नेशनल थे, ये वही राय है जिसकी वजह से 71 में जो हुआ वो हुआ, जिसमें लोगों की ये राय थी कि हम इनकी नस्ल बदल देंगे, ये गंदी नस्ल के लोग हैं, इनको हम पाकिस्तानी बना देंगे। किस तरह बनाया था 1971 में, जाकर किताबें पढ़ लें। सिंध और पंजाब का जो वाटर डिस्प्यूट है वो पार्टीशन से भी पहले का है। रसूल बख्श पलीजो की किताब है सिंध पंजाब वाटर डिस्प्यूट 1859 टिल 2003। तो पार्टीशन से पहले भी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही थी वो अनफेयर हो रही थी। लोअर राइपेरियन के राइट्स होते हैं। देखें अक्सर ये ऑनलाइन बातें की जाती है हमारा पानी हमारी मर्ज़ी, तो फिर इंडिया अगर ये बोले तो पंजाब, हमारा जो पंजाब है वो इंडिया के कंपैरेटिवली लोअर राइपेरियन है क्योंकि पानी वहाँ से नीचे आता है। और पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पंजाब और सिंध में सिंध लोअर राइपेरियन है। दुनिया भर में इस इशू को डील करने के लिए लोअर राइपेरियन के आपने राइट्स बनाए हुए हैं कि भाई लोअर राइपेरियन की मर्ज़ी के बगैर अपर राइपेरियन पानी नहीं रोक सकता। इवन इन ब्रिटिश इंडिया 1909 में ब्रिटिश राज ने बोला कि पंजाब कुछ नहीं कर सकता, कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकता रिवर इंडस के ऊपर जब तक सिंध जो है उसका अप्रूवल ना हो। तो इंटरेस्टिंगली ब्रिटिश इंडिया में सिंध के पास ज़्यादा राइट्स थे कंपेयर टू जब पाकिस्तान बन गया। लोअर राइपेरियन के अगर आपको मसले जो हैं वो इतने बेवकूफ़ाना लगते हैं कि आप इस तरह के ऑनलाइन डिस्कोर्स हो रहा होता है कि पंजाब का पानी पंजाब की मर्ज़ी, साडा पानी साड़ी मर्ज़ी, तो बस ठीक है रोक लेंगे छोड़ देंगे क्या कर लोगे। तो यही बात अगर इंडिया बोले तो अभी आप लोग क्या बोल रहे हैं, इंडिया ने पानी छोड़ दिया। एक तो इंडिया और कुछ कर नहीं सकता था। जब एक डैम बनता है ना, डैम की प्रायोरिटी होती है डैम को बचाना। डैम कोई मैजिक नहीं है कि वो पानी गायब करता रहेगा, पानी आता रहेगा। डैम की एक लिमिटेशन होती है, वो भर गया वो भर गया। उसके बाद किसी दुनिया के डैम के पास ये ऑप्शन नहीं है बट टू ओपन द स्पिलवेज। तो ये जो हैवी फ्लडिंग भी आ रही है ना, जो आप कहते हैं फ्लड प्रिवेंशन, वो इसी वजह से आ रही है कि डैम जब भर गया तो आपने स्पिलवेज खोलने हैं। स्पिलवेज आप खोलेंगे तो तेज़ी से बहुत सारा पानी आएगा जो आपने डैम में रखा हुआ था। वही पानी अभी आ रहा है जो नेचुरली अगर आता, एक अपने टाइम से आता, आपने उसमें रास्ते में फ्लड व्यू हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनाई हुई होती तो वो डैमेज नहीं कॉज करता। फ्लड्स तो आने हैं, डैमेज जो कॉज कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है। अब जब इंडिया ये बातें करता है हम पानी रोक लेंगे तो हम उसको एक एक्ट ऑफ वॉर समझते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अगर सस्पेंड कर दे इंडिया, हम कहते हैं ये एक्ट ऑफ वॉर है। हम कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका या कोई कंस्ट्रक्शन की, हम बॉम्ब मार देंगे, हमारी सालमियत की ये जंग है, हम मर जाएंगे पानी के मामले पर। दिस इज़ एज बिग एज अ न्यूक्लियर वॉर। मतलब हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी मारने के लिए तैयार हैं अगर हमारा पानी रोका। पर अगर सिंध ये बात करे कि यार हमारा पानी जो रोका हुआ है तो वो जाहिल हैं, वो एंटी नेशनल हैं, वो दुश्मन हैं, वो सिंधु करते हैं। भाई हमारे पास तो नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास तो यही एवेन्यूज़ है ना कि प्रोटेस्ट करो, इरसा में जाओ, टीवी पे जाओ, मीडिया पे जाओ, आर्टिकल्स लिखो। हम तो यही एवेन्यूज़ परसू कर रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर अपर राइपेरियन कुछ भी करे तो न्यूक्लियर बॉम्ब मार दो। विद इन पाकिस्तान अगर लोअर राइपेरियन के राइट्स जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं तो लोअर राइपेरियन वाले पागल हैं। इसी तरह एंटी कनाल्स मूवमेंट थी। पूरा सिंध इसलिए नहीं बाहर आया हुआ था कि वो जाहिल है, पूरा सिंध इसलिए बाहर आया हुआ था बिकॉज इट इज़ लिटरली अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द पीपल ऑफ सिंध। उस दरिया से उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइवलीहुड है। आप वो पानी रोकेंगे तो वो मर जाएंगे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप गोलियां चलाएं, आप डंडे मारें, उसके बावजूद महीनों सिंध इसलिए बाहर आया बिकॉज अगेन
दिस इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर देम। हम अगर जो भी पानी के मसले मसाइल हैं, नेगोशिएशंस भी देखें अगर आप किताब में जाएंगे तो आपको सारी हिस्ट्री मिलेगी। चलें, एक तो हमारी अपनी नेगोशिएशंस है, उसमें मिलिट्री डिक्टेटर्स ने आके क्या किया सबको पता है, बट इवन इन इंटरनेशनल नेगोशिएशंस आप वेस्ट पाकिस्तानी जो है वो पंजाब डोमिनेटेड नेगोशिएटर्स जाते थे, बातें करते थे। आजकल कुछ जो नेशनलिस्ट पंजाबी हैं उनको बड़ा दुख होता है कि हमारे दरिया दे दिया, तो भाई जिसने दिए हैं उस पर दें। इस पर भी लोग सिंधियों को गालियाँ देते हैं, सिंधियों का तो कोई नुमाइंदा भी नहीं था। सिंधियों ने शिकायत की थी भाई हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, फिर टोकन उन्होंने बोला अच्छा चले कर देते हैं। होना तो ये चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान नेगोशिएशंस में भी असेंशियल है कि सिंध जो है उसकी नुमाइंदगी की जाए, बिकॉज 1 2 3 अगर करें तो लोएस्ट राइपेरियन सिंध है इस पूरे रिवर सिस्टम के अंदर। उसकी राय के बगैर दुनिया भर के कानून, असूलों, प्रिंसिपल्स के मुताबिक आप कुछ नहीं कर सकते, बट पाकिस्तान में इस तरह तो नहीं होती चीज़ें। इसी तरह कालाबाग डैम है कि भाई वो प्रिंसिपली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली वो बन ही नहीं सकता सिंध के अप्रूवल के बगैर। तो सिंध का अप्रूवल नहीं है तो बात ख़त्म हो जाती है, पर ऐसा होता नहीं है। इन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लोअर राइपेरियंस ऑफ कालाबाग डैम ऑन इंडस रिवर, इकबाल अली और गुलाम मुर्तज़ा अपड़ो आर्ग्यू करते हैं कि कालाबाग डैम बनेगा तो सिंध में सॉल्ट वाटर इंट्रूशन बढ़ेगी, वाटर सप्लाई इफेक्ट होगी, फ़िशिंग और कल्टिवेशन बर्बाद हो जाएगी। 1991 में जो सब प्रोविंसेस का वाटर अकॉर्ड हुआ था उसमें कहा गया था कि जो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो रही है स्पेशली सजावल ठट्टा ब्रिज के ऊपर, वहाँ पर उस सॉल्ट वाटर को वॉश अवे करने के लिए कम से कम 10 MAF मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। ये जो टीवी पे आके जाहिलाना बातें करते पानी ज़ाया हो रहा है, हमारा इतना कीमती पानी, एक एक बूंद की जो कॉस्ट है वो बिलियंस है, ये ज़ाया नहीं है। अगर 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो दरिया समंदर में जाएगा या तो समंदर दरिया पे आएगा। अगर तो ये पानी नहीं जा रहा तो ये सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होती है, जो लैंड है वो अनकल्टिवेटेबल बन जाता है क्योंकि वहाँ नमक आ जाती है, वहाँ समंदर आ जाता है। सिंध में सी वाटर इंट्रूजन की वजह से ठट्टा और बदीन जैसे इलाके जहाँ राइस कल्टिवेशन होती थी वो बैरन हो गए हैं। लेट 19th सेंचुरी में इंडस रिवर में 150 मिलियन एकड़ फुट पानी आता था। 2000s तक ये कई जगहों पर 10 मिलियन एकड़ फुट भी नहीं आ रहा, यानी कोई 15x की कमी है। आप देखें ना, एक इंडस रिवर सिस्टम बना हुआ है, उसको आप 15 टाइम्स छोटा कर दें तो क्या होगा डेल्टा का, क्या होगा बेसन का। कभी कभी तो फ्रेश वाटर डिस्चार्ज जो है वो 0.75 MAF रह जाता है। फिर लोग कहते हैं पानी ज़ाया हो रहा है, ठीक है भाई 0 ही कर दें, 0.75 की भी मेहरबानी क्यों की हुई है। डॉन में रिपोर्ट हुआ है, स्टडी बाय द सिंध डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एस्टिमेट्स दैट 70% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इन द डेल्टा इज नाउ अनसूटेबल फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग। Additionally, data from the Pakistan Fisherfolk Forum shows that fish production in the delta has declined by nearly 80% over the 3 decades, further exacerbating poverty and food insecurities in the coastal communities. ये जो आप कहते हैं ना पानी ज़ाया हो रहा है, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। डेजर्टिफिकेशन हो गई है, 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स की जो ज़मीन है सिंध की वो एक डेजर्ट बन चुकी है। इस सब की वजह से बिलियंस का नुकसान होता है, बिकॉज लोग ये तो नहीं समझेंगे कि ये भी इंसान है, लोग फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं समझेंगे ना। तो ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर्स की एक रिपोर्ट एस्टिमेट करती है कि इंडस डेल्टा की डिग्रेडेशन की इकोनॉमिक कॉस्ट तकरीबन $2 बिलियन है। हम अगर इसको इसी साल देख लें तो अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 में ड्रॉट डिक्लेयर था। मार्च में तो उन्होंने बोला 3 प्रोविंसेस में ड्रॉट है, सिंध में तो महीनों से एक्सट्रीम था, बलूचिस्तान में भी था, पंजाब तक में ड्रॉट हो गया था। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं कि हमारे पास इतना पानी है। अभी जो आया है रावी में या सुतलेज में, वो लोग कह रहे हैं कि 40 साल बाद इतना पानी हमने देखा है। तो 40 साल बाद जो पानी आएगा उसकी बेसिस की एस्टिमेशन पे आपने बोला है देखें अभी कितना पानी है, हम सुतलेज पे एक कनाल बना लेते हैं जो आप कह रहे हैं फ्लड कनाल होंगे कि जब फ्लड आएगा तो उसमें पानी आएगा। कौन बना रहा है? SIFC कौन चलाता है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप ऑफिशियली भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो क्यों बना रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। ये जो है कॉर्पोरेट फार्मिंग, ये किसको बेचेंगे, वो या अमीर लोगों को बेचेंगे या तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचेंगे। तो आप चोलिस्तान को कल्टिवेटेबल लैंड बनाने के लिए बिलियंस खर्च कर रहे हैं। कौन खर्च कर रहा है? एस्टैब्लिशमेंट खर्च कर रही है। ये जगह कौन ओन करेगा? या तो फॉरेन इन्वेस्टर्स करेंगे या बहुत अमीर लोग करेंगे या एस्टैब्लिशमेंट के ही लोग करेंगे। उधर आप कह रहे हैं 40 साल बाद पानी आया तो आपको दे देंगे। हम पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं।
हमें नहीं पता पाकिस्तान में किस तरह चलता है। आप और मैं प्यासे भी मर जाएंगे ना, एंड दिस इज़ नॉट अगेन अबाउट सिंध और पंजाब। पंजाब का फार्मर प्यासा मर जाएगा, पंजाब का फार्मर के खेत बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन चोलिस्तान में अगर अमीरों, इस्टेब्लिशमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स के खेत खलियान हुए, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो अभी फ्लड सीज़न में इस तरह पेश किया जा रहा है कि देखिए कितना सारा पानी है, ये सारा पानी अगर हम जमा कर लें तो ठीक हो जाएगा, पानी ज़ाया नहीं होगा। यही मार्च में देख लें तो तरबेला मंगला डेड लेवल्स पर थे। अगेन डैम्स आर नॉट मैजिक, आप पूरे साल का पानी उसमें नहीं डाल सकते, एक सर्टेन लिमिट होती है। अभी भी तरबेला मंगला में बारिशें अगर हुई हैं, जितना पानी है वो अगर भर गया तो भर गया, बस ख़त्म। ऐसा तो नहीं है कि सारा फ्लड का पानी वो लोग ले लेंगे। जिस तरह हसन अब्बास ने भी आपको समझाया कि आप 10 और भी बना लेना तो ये फिनोमेना नहीं आप कंट्रोल कर सकते, लेट अलोन फैक्टरिंग द कॉस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगर स्पेसिफिकली आप चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी 2 पॉडकास्ट हैं नसीर मेमन के साथ, मेरी 2 वीडियोस हैं उसके ऊपर। मैं हैदराबाद में गया था, मैंने फार्मर से भी बात की थी। नसीर मेमन के आप सारे आर्टिकल्स पढ़ लें डॉन में, उसमें फैक्ट्स हैं, उसमें फिगर्स हैं, उसमें एग्जैक्ट नंबर्स हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम विद ऑनलाइन डिबेट्स, राइट? यू डोंट talk in terms of specifics, you don't talk in terms of data, you don't talk in terms of numbers, you talk in vague realities। कि जी डैम तो बड़ा अच्छा एक आइडिया होता है, आप स्पेसिफिक्स देखें ना, आप उसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें। अगर हम चश्मा झेलम लिंक कनाल देखें, वो कहा गया था कि भाई वो पूरा साल नहीं चलेगा, सीजनल कनाल है। 1945 के एग्रीमेंट के ख़िलाफ़ उसको पूरे साल चलाया जाता है। सिंध उसके ऊपर शिकायत करता है, कुछ भी नहीं होता, बिकॉज आप क्या कर सकते हैं। चश्मा झेलम लिंक कनाल जो है वो 1991 से 1960 की वाटर ट्रीटी के मुताबिक नहीं चल रहा। सिंध कहता है इसको बंद करो, पर इस साल भी आपने देखा कि कैसे सिंध की शिकायत के बावजूद मुल्क में एक ड्रॉट आया हुआ है, कहद आया हुआ है। उस वक्त भी जब सिंध में इतनी वाटर शॉर्टेज है, ये लिंक कनाल ऑन कर दिया गया था। लिखा हुआ क्या था, बताया क्या था आपको कि नहीं होगा, सिर्फ उसमें इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है। तो आप ये होते हुए अपने सामने देख रहे हैं ना। मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल तो नहीं प्रेजेंट कर रहा कि ये होगा, सबको पता है ये होगा, यही हो रहा है। अभी भी अप्रैल में खोल दिया था आपने चश्मा झेलम लिंक कनाल, अभी भी सिंध को जो उसका अलॉटेड पानी है वो नहीं मिल रहा। आप देख लें, सिंध कहता है कि उसको इरसा उसके अलॉटेड शेयर से डिप्राइव करता है। ये जो सारे इदारे हैं हमारे, इरसा, वापडा, कहने को ये फेडरल इदारे हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको हर सूबे की बात सुननी चाहिए, नुमाइंदगी करनी चाहिए। इन इफेक्ट ये लोग इदारे क्या बन जाते हैं, दे बिकम फ्रंट्स फॉर द स्टेट एंड द इस्टेब्लिशमेंट। इस सब की वजह से सिंध का फार्मलैंड ख़त्म हो रहा है। जो फिशरमैन हैं, फिशर फोक हैं, वो तबाह हो रहे हैं, वो बेरोज़गार हो रहे हैं। पाकिस्तान टुडे का एक आर्टिकल कहता है The Chashma Link Jhelum Canal and the Greater Thar Canal are significant diversions that have effectively cut Sindh's water down. According to Sindh Irrigation Department, Punjab extracts up to 6,000 cubics of water during low flow periods, water Sindh's farmers desperately need. Implications are severe. Sindh is threatened with as much as 35% water shortage in the Kharif season, April to September, paralyzing agricultural production. The Sindh Abadgar Board warns wheat production alone may decline by 40% if the situation persists. इसी तरह ये फ्राइडे टाइम्स का आर्टिकल है, ये कहता है recently Sindh has blamed Punjab for launching 6 canals over river Sutlej at the expense of the water from the Indus River. And on April 15, Sindh Irrigation Department, in a hard-hitting statement, objected to the opening of Tonsa Panjnath Link Canal at a time when Sindh is facing 62% shortage of water. सिंध में 62% शॉर्टेज ऑफ वाटर है और पंजाब में आपने टॉन्सा पंजनाथ कनाल खोल दिया था। अल जज़ीरा कहता है swallowed by the sea, पाकिस्तान इंडस डेल्टा is now threatened by canals. फिर जब पानी आता भी है, क्योंकि वो लो फ्लो में आ रहा है, तो वो पोल्यूटेड होता है। सिंध की इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन की कॉस्ट $3.5 बिलियन है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF रिपोर्टेड Pakistan's waters at risk. 20% to 40% of the hospital beds in Pakistan are occupied by patients suffering from water-related diseases such as typhoid, cholera, dysentery and hepatitis, which are responsible for 1/3 of all deaths. सिंध में heavy metal pollution की वजह से लोग मर रहे हैं। 3 मिलियन एकड़ फर्टाइल लैंड सिंध में बेकार हो गया है क्योंकि इसमें वाटर फ्लो नहीं आता। तो आपने सिंध का वो हाल कर दिया है कि भाई मारे भी और रोने भी ना थे। तो अब जब फ्लड्स आ रहे हैं, सिंध की तरफ जा रहे हैं, तो क्या डिस्कशन हो रहा है, पानी चाहिए था नहीं, ये लो पानी। क्या फ़र्क है ऐसे लोगों में और इजराइलियों में? क्या फ़र्क है ऐसे लोगों में और वो
जेनोसाइडल जो लोग हैं, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में आप किसी भी और कौम के बारे में ये बोल सकते हैं कि आप मरना है ना, ये लोग मरो, या उनकी मौत को सेलिब्रेट कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लड्स आए, पंजाब में फ्लड्स आए, आपने कोई ऑनलाइन डिस्कोर्स ये देखा ना, पानी चाहिए था इन लोगों को, प्यासे थे, आ गया ना पानी, हा हा हा। लेकिन सिंध के बारे में ये नेशनल टीवी के एंकर्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंध की ना नुमाइंदगी है, ना देयर वॉइसेस मैटर, ना उनको सुना जाता है। और मेरे जैसा जो करी आवाज़ बुलंद करे तो उसके साथ क्या होता है वो ऑनलाइन आप देख लें। आई विल नॉट बैक डाउन, आई विल कीप टॉकिंग अबाउट इट, ब्रिंगिंग दिस बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। प्लीज़ लिसन टू दी एक्सपर्ट्स। जो एक आइडिया है डैम्स, इंडिया में डैम्स हैं, बिल्कुल डैम्स हैं, आप देख लें। इंडिया में पंजाब फ्लड नहीं हुआ, देख लें आप तस्वीरें, इंडियन पंजाब की वही तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान पंजाब की तस्वीरें हैं। डॉक्टर हसन अब्बास ने भी यही बोला कि इंडिया वाले पागल नहीं हैं। द वाटर ट्रैवल सेवरल किलोमीटर्स इन इंडिया बिफोर इट रीचेस पाकिस्तान। हम हर चीज़ में यहूदी साजिश, रॉ साजिश ढूंढते हैं, वो अपने शहर नहीं डुबाएंगे आपको डुबाने के लिए। अभी मसूद लोहार भी पॉडकास्ट पे आए हुए थे, उन्होंने भी बताया कि इंडिया ने बड़ी कोशिश की ईस्टर्न रिवर्स को डाइवर्ट करके वो राजस्थान को जो है ना वो डेजर्ट से सहरा बना देंगे, नहीं कर सके। भाई रिवर्स को आप लोग बहुत ईजी लेते हैं और डिस्कशन फिर जो है ना क्या हो जाता है, और फिर और लोग क्यों कर रहे हैं। भाई आप पढ़ो देखो, हर चीज़ का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, हर जगह की अपनी कॉन्टेक्स्ट होती है। लोग कहते हैं जी पंजाब में डैम किधर बनाओगे, किधर पंजाब में डैम बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम जनरेट कैसे करता है पहले ये बताएं। इंडिया बना सकता है क्योंकि उनके पास हिली एरियाज़ हैं, हाइट है, हाइट से पानी गिरता है तो आप जनरेट कर सकते हैं। पंजाब तो प्लेन है, फ्लैट टेरेन है, कहाँ बनाओगे मेरे दोस्त। चाइना की अगर हम बात करें, चाइना डैम बना, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, दैट मेक्स ऑल द हेडलाइंस, बट व्हेन यू गो इनटू द डिटेल्स आप देखेंगे कि यांगसे रिवर है, उस पे उसको बचाने के लिए चाइना ने 300 डैम्स खुद से फाड़ दिए हैं, तबाह कर दिए हैं। उधर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको बंद कर दिया है। इसी तरह अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका ने 99 से आज तक कोई 1900 डैम्स जो हैं ना वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। लोग खुद डैम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डीकमीशन हो रहे हैं। कुछ तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो पुराने हो गए हैं, बट अब ये दुनिया भर में मूवमेंट है टू लेट द रिवर्स फ्लो, कि रिवर्स का जो नेचुरल सिस्टम होता है उसको बहने दें। इंडिया और पाकिस्तान को भी अक्लमंदी करनी चाहिए, बैठना चाहिए, बोलना चाहिए कि यार ये जो स्टुपिडिटी हमने की है कि ये रिवर आपके, ये रिवर, इंसान बनो, फ़्लो होने दो। इसी तरह पंजाब सिंध को भी रियलाइज़ करना चाहिए कि इंडस रिवर जो है ये आपकी एक लाइफ लाइन है। अगर तो आप इसको बहने देंगे तो उसके कितने फ़ायदे होंगे। आप सोचे ना, हमने जो रोड्स मोटरवेज़ बनाए हुए हैं, ये सारा अगर ट्रांसपोर्टेशन शिप से हो जाता, इंडस, माइटी इंडस वुड हैव गिवन यू दैट कैपेसिटी, बट हमने उसको एक गंदा सा नाला समझ लिया। अगर तो आप पूरे मुल्क को एक इंसानों के रहने की जगह देखें और एक रियल एस्टेट प्लॉट ना समझें तो एक बड़ा खूबसूरत रिवर्स का मुल्क बन सकता है। रिवर्स के नाम पे हमारा मुल्क है, इंडस हमारी तहज़ीब है, सिंधु हमारी तहज़ीब है, ये हमारी एक आइडेंटिटी है। इसको सिर्फ पैसा कमाने का ज़रिया ना समझें। जो आप रिजर्वायर्स और ये सारी बातें करते हैं, नेचुरल बना दें, नेचुरल वेटलैंड्स बना दें, नेचुरल रिजर्वायर्स बना दें, उधर टूरिज़म भी होगा, लोग आएंगे भी, लोग सांस भी बेहतर ले सकते हैं। ये जो सारे हमारे स्मॉग शॉक के मसले हैं, पूरे फॉरेस्ट होते हैं अराउंड लाहौर, रावी का एक वेटलैंड होता, तो फिर देखते AQI क्या होता लाहौर का। बट ये ख्वाब है। कराची भी ड्रेनेज के मसले हैं, 2 रिवर साल बह रहे होते कराची में, कितनी खूबसूरत होती हमारी रिवर वॉक्स होती, कितना अच्छा होता। पर सर बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। पूरा मुल्क DHA ही बनेगा और DHA का फुल फॉर्म है ड्राउन्ड हाउसिंग अथॉरिटी। तो भाई अगर इस वीडियो के बाद मैं भी आपको इंडस रिवर में नज़र आऊँ तो समझ जाइएगा कि भाई जब डूबेगा भी ना पाकिस्तान तो काली वीगोनी तो काली कश्ती आ जाएगी। दैट इज़ इनएविटेबल। जो भी हमारे हुक्मरान हैं उनको बस मैं ये कहना चाहूँगा कि ह्यूब्रिस ना करें। जो माइटी इंडस है वो आपसे पहले था, आपके बाद भी रहेगा। जो सारे एफर्ट्स हैं उसको कंट्रोल करने के, दे विल बी इन वेन। आपने अभी भी देख लिया, द रिवर विल फाइंड इट्स वे। यू आर नॉट मोर पावरफुल देन नेचर। हम लोग इतनी बात करते हैं मज़हब की, खुदा ने एक प्लान बनाया ना, खुदा ने एक तरीका बनाया है। एक रिवर फ्लो होता है, उसके नेचुरल रिजर्वायर्स हैं, उसके नेचुरल वेटलैंड्स हैं, उसके फ्लड प्लेन्स हैं, उसका रिवर बेड है। छेड़छाड़ करोगे, कोशिश करोगे अच्छा जी रिवर को यूँ मोड़ लेंगे, वो मोड़ लेंगे, कर लो। प्लॉट्स बना के बेच के आप तो चले जाओगे, पैसा कमा लोगे।
बट हम जैसे गरीब लोग जो हैं वो पीछे रह जाएंगे, डूबते रहेंगे। तो ठीक है, बिलाल खान का जो गाना है उसको नेशनल एंथम बना दें, आप इन्जॉय करें। एंड प्लीज़ कुछ भी इशू हो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें। पढ़ लिख कर अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे कि नहीं ये फीजिबिलिटी ये थी कर लें, इंजीनियर्स ने बोला, उसने ये बोला, इस एक्सपर्ट, ये होता है एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, डिसएग्रीमेंट। तू जाहिल है, तू ये है, तू तेरी नस्ल ये है, इस लोगों को ना सीरियसली लेना चाहिए, ना मैं लेता हूँ।